हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आज जो है आरएसआर का अपन सिलेबस का ही अंतिम टॉपिक है जिसको करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्लास आपको जीएफ एंड आर की शुरू कर रहे हैं, वो मिल जाएगी। और अभी थोड़ी सी जो परिवार में जो समस्याएं चल रही थी वो भी कुछ सेटल्ड हैं। मतलब आपको बताया था कि पापा का एक ऑपरेशन हुआ, तो अब वो ठीक हैं, अब कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ इतने दिनों में, क्लास का भी डिस्टर्ब हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए, आप लोगों ने इसमें सपोर्ट किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नाव से आ जाती हैं। अब एक तो ये कि एग्ज़ाम भी तो मतलब 10 साल में एक बार आ रहा, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फिर ये जो घर पे कोई सदस्य इस कंडीशन में गुजर रहा होता है कैंसर जैसी बीमारी से, तो फिर और दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि यार अब कैसे मैनेज करें इन चीज़ों को। पर चलिए, सब कुछ सेटल हो ही जाएगा। आज बात करेंगे अपन कार्यग्रणकाल नियम की। तो कार्यग्रणकाल नियम। अब ये क्या, देखिए आपके जो आरएसआर है इसमें अपन ने जो चैप्टर 16 तक पढ़ लिए जो सिलेबस में दिए हुए हैं। आरएसआर के दो भाग अपन यहाँ पे समझ सकते हैं। एक भाग में अपन को 16 तक अध्याय पढ़ने हैं और एक दूसरा भाग है जिसमें दिया हुआ कार्यग्रणकाल रूल 1981 1981। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। आप इतना ही बांट लेना कि एक अंतिम अपना टॉपिक है कार्यग्रणकाल नियम। ये याद रख लेना आप इतना ही कि हाँ, ये तो आरएसआर पूरा कर लिया अपन ने, अब कार्यग्रणकाल नियम है वो अपन को पूरे करने हैं। ठीक है, एक परिभाषाओं का टॉपिक जानबूझ के छोड़ा हुआ है, अभी भूल जाएंगे। एक लास्ट में क्लास लेके जब रिवीजन की कुछ क्लासेस कराएंगे तो उसमें आपको कार्यग्रणकाल वाला भी अपन मैनेज कर लेंगे। ठीक है, और ये आपको टॉपिक अध्याय यहाँ से पढ़ना है कार्यग्रणकाल। सबसे पहले देखिए, अपन हेडिंग लगाते हैं, फिर अपन शुरुआत करते हैं। लिखो, मतलब असल में देखा जाए तो राजस्थान सेवा नियम है वो नियम ऑलरेडी बना दिए गए, उसके बाद में शुरू होते हैं कार्यग्रहणकाल। मैं आराम से एक एक चीज को समझाऊंगा। इसका जो पूरा नाम हो राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण नियम 1981। सबसे पहले पूरी हेडिंग लगाते हैं राजस्थान। ये हेडिंग लगाइए आप, राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहणकाल नियम 1981। अगर बहुत कोई लिबरल एग्जामिनर हो तो वो यही पूछ लेता है कि राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहणकाल नियम कब के हैं, 1981 के, 1918 के, 1951 के, और एक ऑप्शन कोई और। तो आपको ध्यान रखना कि राजस्थान सिविल सेवा जो कार्यग्रहणकाल है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1981, और इनको बहुत शॉर्ट में ज्वाइनिंग टाइम रूल ही बोलते हैं। ज्वाइनिंग टाइम रूल्स। इट मीन्स ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई who is transferred from one place to another place। तो यहां से वहां उसको भेजा है कर्मचारी को, अब उसको कुछ तो समय चाहिए। मेरी पोस्टिंग है भी उदयपुर में और मेरा ट्रांसफर हो गया झुंझुनू या सीकर। अब उदयपुर में ऑब्वियस सी बात है कि मैंने रूम भी ले रखा था,
बच्चों की स्कूलिंग भी चल रही थी, दूध वाला, सफाई वाला, बहुत सारे लोग सब कुछ सेटल्ड किए हुए थे। फिर मुझे एक आदेश मिलता है कि आपका ट्रांसफ़र हो गया सीकर। इसका मतलब अब मुझे सीकर में रूम भी देखना पड़ेगा, बच्चों की स्कूलिंग का भी देखना पड़ेगा, सामान की पैकिंग भी करनी पड़ेगी। तो मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक कर्मचारी पर। अब आज आपने ट्रांसफ़र किया, कल उसको बोल दिया कि जाओ वहाँ ज्वाइन कर लो। अब वो कर्मचारी कहेगा सर मेरा बहुत सारा काम है जिसको मुझे मैनेज करना है, और आज आपने बोल दिया यार मैं कल कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने 1981 में कुछ रूल बनाए कि अगर एक एम्प्लॉई, एक कर्मचारी का ट्रांसफ़र लोक हित में, खुद की एप्लीकेशन पर नहीं, जब आदमी खुद एप्लीकेशन देके अपना ट्रांसफ़र कराता तो उसको पता ही है कि मेरा ट्रांसफ़र होने वाला, तो पहले सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है। और फिर ऐसे छुट्टियां देने लग जाएंगे खुद के ट्रांसफ़र पर, तो बहुत सारे लोग एप्लीकेशन ले जाएंगे ऑफिस में, बोलेंगे सर हमारा भी ट्रांसफ़र कर दो, बोले और नहीं तो 15 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, एक जगह से दूसरे को ज्वाइन करेंगे। वहाँ महीने नौकरी करी, वापस एप्लीकेशन दे दी, बोले सर तीसरी जगह कर दो। सरकार ने कहा कि अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं आपका पब्लिक हित में, लोक हित में ट्रांसफ़र करेंगे आपका, तो आपको ये छुट्टियां मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, किसको मिलेंगी, क्यों मिलेंगी, वो पूरी चैप्टर की डिटेल अपन पढ़ते हैं। इसमें एक टेबल का क्वेश्चन आएगा, बस द्वारा यात्रा करने पर ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा और उसका उत्तर के करके आना 12, वो अपन देखेंगे अभी, उसकी डिटेल अपन करते हैं। वो क्वेश्चन आने की संभावना है, मुझे ऐसा लग रहा है। राजस्थान सिविल सेवा ज्वाइनिंग टाइम रूल 1981। सबसे पहले तो आपने हेडिंग लगा ली, समझते हैं। सबसे पहला स्वाभाविक क्वेश्चन, वाई, क्यों ये रूल क्यों बनाए गए। अगला स्वाभाविक क्वेश्चन है व्हेन, ये रूल कब बनाए गए। एंड थर्ड है हाउ, ये रूल कैसे बनाए गए। क्यों, कब और कैसे, तीनों सवाल यहां पे ढूंढने। बोले क्यों बनाए गए, तो क्यों का उत्तर आप लिखेंगे अगर कर्मचारी का स्थानांतरण, अगर कर्मचारी का ट्रांसफर दो बातें, लोक हित में हो in public interest, if an employee transfer from one place to another place in public interest, लोक हित में, हो तो क्या अवकाश देय होंगे, लीव्स विल बी क्रेडिटेड, अवकाश देय होंगे। तो क्यों बनाए गए, क्यों इसलिए बनाए गए। कोई छोटा बच्चा आपसे पूछे ये ज्वाइनिंग टाइम क्या है, कार्यग्रहण क्या, आप कहना सर अगर कोई कर्मचारी का ट्रांसफर, स्थानांतरण पब्लिक इंटरेस्ट में हो और उसको कुछ अवकाश अगर दे हैं तो इनको 1981 के रूल से अपन कंसर्न करते हैं। अब बात है कब बनाए गए, कब का उत्तर अगले पेज पे लिख लेते हैं। कब
तो कब का एक बात तो आपके समझ में आ गई, मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं, 1981। पर अब दो डेट आती है हमेशा, एक कब एग्जैक्टली कितनी तारीख को बने और कितनी तारीख को लागू हुए। तो जब किसी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है तो खतरा होता है, खतरा मतलब 17 पे खतरा, मार्च का महीना अच्छा होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने के लिए, ना सर्दी ना गर्मी, और बात 1981 की है। अब ये बात समझ में आ रही है कि अगर 17 मार्च को हो रहा है तो लागू कब से करेंगे, तो ये बने कब, ये बनाए गए इस तारीख को, रूल फॉर्म कब किए गए, फॉर्म्ड ऑन 17 मार्च इन 1981। पता मार्च के बाद में अप्रैल आता है और अप्रैल से अपना फिनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो अगर फरवरी मार्च में कोई रूल बनते हैं तो कोशिश की जाती है कि 1 अप्रैल से लागू कर दें। तो फिर ये लागू कब से होंगे, लागू 1 अप्रैल 1981। ठीक है सर। तो ये इफेक्ट में कब आए, 81 को। बोले 2 क्वेश्चन तो आपके सही हो गए। अब अगर कुछ याद आ रहा तो आरएसआर में बताया था, आरएसआर के रूल ये अलग से बताया था आपको, शुरुआत करी तब। तो आप कहेंगे सर आरएसआर के रूल है वो 23 मार्च को। हाँ, एक बात आपके नोट्स की, आज जितना सारा आरएसआर पूरा हो गया है, सबके हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे और अच्छी हैंडराइटिंग में मिल जाएंगी। कुछ एडिशनल चीज़ें भी जोड़ी हैं उसमें नोट्स में, ताकि समझ तो लिया ही रूल्स को, तो कोशिश करिए कि सारी चीज़ें कुछ एडिशनल, कुछ बुक्स में, कुछ आरएसआर के ओरिजिनल पीडीएफ में जो कुछ मिला वो कुछ और भी ऐड किया है। करना क्या, उनका फ़ोटो प्रिंट आप निकलवा सकते हैं, उनके भी शॉर्ट नोट्स आप बना लेना, ज़्यादा समय नहीं लगता, आपको ही लगता है। जो चीज़ आ रही है उसका नोट्स नहीं बनाना, जो नहीं आ रही है उसको 4-5 पेज में आरएसआर पूरा कर लेना है। मुझे पता है कि थोड़ा सा डिले हो गया, उसका मैंने आपको रीज़न बता दिया। आरएसआर कब से पता आपको लागू, कब ये रूल बनाए गए, बोले 23 मार्च को, 2-3-3 और 1951 को। फिर आपके याद आ रहा तो मैंने कहा कि इनको लागू 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल। और 1 अप्रैल की डेट कौन सी है, 1951 की। ये आरएसआर की बात है, बिल्कुल नहीं भूलना है। 23 मार्च राजस्थान दिवस के थोड़े दिन पहले की बात है। और अब ये दोनों कंफ्यूज नहीं करना है कि 17 मार्च, 17 पे खतरा होता है, ट्रांसफ़र करेंगे तो खतरा है। लागू बोले 1 अप्रैल 1981 को लागू हो गए। यहाँ तक बात मेरे साथ समझ में आ गई होगी। इसमें जो सर टोटल जो नियम अपन पढ़ने वाले हैं वो नियम पढ़ेंगे 11, 1 और 1 11। तो इनमें कुल नियमों की संख्या कितनी है जो भी पढ़ रहे हैं अपन, इसमें टोटल नियम, कुल नियम, इसमें कितने टोटल रूल हैं, 11 रूल इसमें टोटल पढ़ने वाले हैं। आसान रूल है, और क्या आसान क्या हार्ड आपको याद तो पूरा करवा ही देंगे। इसमें क्या है, इसमें रूल नंबर 1 शुरू करते हैं जो कि हमेशा से शुरू होता है प्रस्तावना से, इंट्रोडक्शन। तो रूल नंबर 1 बेसिकली बताता है इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन अपने ऑलरेडी पहले ही कर लिया है। वापस बोलता हूँ, आरएसआर पूरा करके अपन ज्वाइनिंग टाइम में पूछे, अलग से रूल बनाए हुए राजस्थान सरकार के जो आपके सिलेबस में। उन्होंने कहा कि अगर एक कर्मचारी का पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हम ज्वाइनिंग टाइम कार्य ग्रहण काल देंगे। बोले सर ठीक है, कितना दोगे, बोले रुकिए बताते हैं, पहले ये तो बताओ कि लागू कब हुए, बने कब। तो सर ये बने 17 मार्च को और लागू हुए 1 अप्रैल को। बोले ठीक है। कितने रूल है, ट्रांसफ़र होता है तो कई कहते हैं ना बच्चे बहुत, बोले सर आप किस से आते हो, बोले सर हम तो कार से आते, बोले आप हम बाइक से, बोले आप हम तो 11 नंबर गाड़ी से आते हैं, मतलब पैरों पे चल के आते हैं 11 नंबर गाड़ी। तो 11 में 1 और 1 मिलके 11 होते हैं। ट्रांसफ़र होता है तो एक जगह से दूसरी जगह कोई तो गाड़ी में जाएगा
कोई बाइक पे जाएगा, कोई 11 नंबर गाड़ी में जाएगा। तो टोटल रूल कितने हैं? 11। ट्रांसफ़र वाले में 11 रूल हैं, याद रख लेंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 1 की, साथ साथ याद करते चलेंगे। रूल 1, रूल फर्स्ट, ये इंट्रोडक्शन के बारे में बताता है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना लिख सकते हैं आप हिंदी में इसको, प्रस्तावना। वही बात जो मैंने बता दी, इसमें 3 बातें लिखी गई हैं। बहुत समय पहले मैंने बताया था जब आरएसआर रूल बने थे, उसमें राज्यपाल ने 309 का सहारा लिया था। तो फिर कार्य ग्रहण काल में भी 309 का सहारा लिया जाएगा, ध्यान रखनी है आपको। तो क्वेश्चन यह है कि जो ज्वाइनिंग टाइम के रूल बने हुए हैं, जो ज्वाइनिंग टाइम के रूल, वो कौन से नियमों का सहारा लेते हुए? तो बोले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत के संविधान का आर्टिकल 309 है, इसका सहारा लेते हुए राज्यपाल महोदय ने जारी किए गए। तो 309 क्या है? 309 द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल है 309। इसमें जो मैंने आपको बताया शुरुआत में, रूल फॉर्म करने की पावर के बारे में बताया गया, रूल फॉर्म किए जा सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा, बोले ये जो रूल बनाए गए कौन से नियमों का सहारा लेते हुए, कौन से अनुच्छेद का सहारा लेते हुए? 309 के अनुच्छेद का सहारा लेते हुए। अगला क्वेश्चन पूछ ले कि जो आरएसआर के रूल जो बनाए गए हैं, वो कौन से नियम का सहारा लेते हुए बनाए गए? बोले सर 309 का। ठीक है। थर्ड बात ये है कि बनाए किसने? तो आपको पता है कि राजस्थान का अगर एग्जीक्यूटिव हेड की बात करूं मैं, कार्यकारी प्रमुख की, तो राज्यपाल है। तो आरएसआर किसने बनाए? बोले राज्यपाल ने। कार्यग्रहण काल नियम किसके आदेश से निकले? बोले सर राज्यपाल के। ठीक है। थर्ड बात ये कि कब बने? बोले ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है? बोले खतरा होता है। कितनी तारीख को? बोले खतरा तो याद आ रहा 17, पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एक खुद जाएगा, वाइफ को लेके जाएगा, बच्चे को लेके जाएगा, ट्रांसफर होता है। तो मतलब बात 3 की आ रही है। कब? 81 का, सिलेबस में लिखा हुआ है। तो लागू कब से कर दिए गए? बोले लागू सर अप्रैल आ रहा है, तो अप्रैल से लागू कर दिए गए। बोले ठीक है सर। इसमें कुछ और बात? बोले कोई और बात नहीं है। इसका मतलब सिग्नेचर कब कर दिए गए? 1 अप्रैल को। किसने? राज्यपाल ने। और 309 के का रूल के सहारा लेते हुए बना दिए गए। ये तो सर बोले बेसिक बात। अब ये रूल किस पर लागू नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। अगले पेज पे लिखेंगे किस पर लागू नहीं है, किसको एग्जेम्प्ट किया गया है, किस पर लागू नहीं है। ज्वाइनिंग टाइम में से मेरे हिसाब से 3 सवाल आने चाहिए आपके। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 9 नंबर का मामला आपके इस क्लास का हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किस पर लागू नहीं है। हाँ, एक बात और, मैं भी बीच में आपका फ्लो तोड़ रहा हूँ। अभी आरएसआर और जीएफ&आर के लिए स्पेशल बैच होगा। स्पेशल बैच इसलिए होगा कि ये जो 50 क्वेश्चन है टारगेट लेके चलेंगे 50 में से 50, ताकि जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉमर्स में कम किया है, या जो अकाउंट्स वाला सेक्शन थोड़ा कमज़ोर है, 12-13% सही हो रहे हैं, वो इसमें एक्स्ट्रा कर लें। समझ गए? ये आप लोगों को तो अगर चाहेंगे तो इसमें इनरोल कर देंगे आप लोगों की, तो कोई खास बात होगी नहीं। और आप नहीं भी जिन्होंने ये पूरा ये कर रखा, इनको तो ज़रूरत है नहीं। पर बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर के हैं, जो चाह रहे हैं कि वो केवल आरएसआर जीएफ&आर की क्लास लेंगे, तो नेक्स्ट वीक से, अगले वीक से, मतलब अगले मंगलवार के आसपास से ये बैच शुरू हो जाएगा। आरएसआर जीएफ&आर का स्पेशल बैच होगा, जिसमें 20
के आसपास क्लासेस होंगी RSR JF एंड R की, उसमें कंप्लीट RSR JF एंड R में पूरा करवा दूंगा। तो आप में से अगर को इंटरेस्टेड हैं तो बता देना, आप इसमें इनरोल कर लेना। ये आप लोगों के लिए कोई चार्जेस रहेंगे नहीं जो जिन्होंने ये कोर्स ले रखा है, या मैं आपके इसी कोर्स में कुछ रिवीजन करवा दूंगा चाहेंगे तो। वैसे मैंने आपको इसी रिवीजन के मोड में पूरा और पूरे डिटेल के साथ में करवाया है, उसमें भी डिटेल और रिवीजन दोनों होगा। तो केवल मंगलवार को शुरू होगा और शायद उसको मंगलवार को ख़त्म कर देंगे। तो 1 वीक का एक स्पेशल कोर्स होगा RSR JF एंड R का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनरोल करने का तो इसमें कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे शो हो ही रहे हैं, तो आप इस पर मैसेज या कॉल करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये बात नहीं करेंगे ताकि फ्लो टूटता बीच में। तो किस पर लागू नहीं है, तो लागू नहीं है तो बोले सर ये पहली बात तो ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो ऐसा कोई एम्प्लॉई है जो वर्क चार्ज कर्मचारी है। वर्क चार्ज का मतलब बताया था, जैसे आपको कोई नर्सरी बनवानी है वन विभाग में, तो आपने नर्सरी कार्य के लिए कुछ कर्मचारियों को बुला लिया, कुछ मजदूरों को बुला लिया, श्रमिकों को बुला लिया और कार्य से भुगतान उनको किया है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना, वर्क चार्ज कर्मचारी वो परमानेंट नहीं होते। वर्क चार्ज कर्मचारी एक तो इस पर लागू नहीं है, क्या कार्य ग्रहण काल, RSR भी लागू नहीं था। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी आते हैं अनुबंध पे, उन पे लागू नहीं है, तो ये अनुबंध वालों पे लागू नहीं है। अनुबंध वालों पे, अनुबंध वाले कर्मचारियों पर, ठीक। तीसरी बात यह कि ऐसे कर्मचारी जो फुल टाइम सर्विस में नहीं है, पूर्णकालिक सेवा में नहीं है, उन पर यह लागू नहीं हो। तो पूर्णकालिक जो कर्मचारी फुल टाइम कर्मचारी नहीं है, पूर्णकालिक नहीं है, पूर्णकालिक नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा RSR में। RSR रूल किस पर लागू नहीं है, 1 2 3 4 ऑप्शन देके फिर 1 2 3 वाला पूछा जाएगा, A B C D ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ऐसे में एग्जामिनर जरूर ध्यान रखेगा कि उपयुक्त सभी होगा उसका उत्तर, क्योंकि RSR में क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा एक्ट है। पूरे एक्ट में अगर कहीं भी इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ऐसा एग्जामिनर बिल्कुल चांस लेगा नहीं। मैंने जैसा कि आपको जूनियर अकाउंटेंट वाले EORO में जिन क्वेश्चंस को एग्जैक्टली लैंग्वेज से बताया था कि देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, क्योंकि उसके लिए एग्जामिनर की तरह से सोचना अपन को कि वो ऐसा क्वेश्चन कैसे बना सकता है। ये क्वेश्चन अगर ऐसा बना दिया कि इन पर लागू नहीं है और कहीं पूरे एक्ट में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि ये इस पर भी लागू होगा, तो फिर एग्जामिनर के पसीने छूट जाएंगे। इसलिए कोशिश करते हैं सीधा सीधा करने का, इसमें समझ गए होंगे आप। तो वर्क चार्ज कर्मचारी, अनुबंध वाले कर्मचारी और जो कर्मचारी पूर्णकालिक नहीं है, उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की। तो 2 हमेशा किस संबंधित होता है, परिभाषाओं से संबंधित होता है। तो लिखिए रूल नंबर 2, नियम 2। परिभाषाएं, परिभाषाओं में कि कोई भी अगर राज्य कर्मचारी है, इसमें एक परिभाषा लिखी है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसका अपने हेडक्वार्टर से भिन्न, मुख्यालय से भिन्न अथवा किसी अन्य पद पर अगर उसका ट्रांसफर होता है, तो कार्य ग्रहण करने के लिए यात्रा और यात्रा के लिए दिया गया जो समय है उसी को कार्य ग्रहण बोलते हैं। परिभाषा ये कभी नहीं पूछी जाएगी परीक्षा में, इसको याद करें तो करें, भूल जाएं तो भूल जाएं। परिभाषा में ये लिखा हुआ कि अगर कोई राज्य कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी, ठीक है, इसका स्थानांतरण ट्रांसफर, ठीक, कहां से, मुख्यालय अपना, उसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर्स लिखते हैं इंग्लिश में, प्लूरल में आता है मुख्यालय, मुख्यालय से भिन्न अन्य स्थान,
पर होता है तो यात्रा व यात्रा के लिए यात्रा व यात्रा की तैयारी लिख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यात्रा की तैयारी है तो दिया गया समय, बस ये एक परिभाषा लिखी गई जो मेरे हिसाब से कोई काम नहीं आएगी। बस ये कि व्हाट इज एक्चुअली ज्वाइनिंग टाइम। तो ज्वाइनिंग टाइम का मतलब है ए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेवलिंग, जो लीव उसको क्रेडिट की जाती है कॉल्ड ज्वाइनिंग टाइम, कि उसका ट्रांसफर किसी दूसरी जगह पे होता है एक्सेप्ट हेडक्वार्टर्स, देन उसको कुछ लीव क्रेडिट की जाती है उसके अकाउंट में। तो वो जो लीव क्रेडिट करी जाएंगी वो लीव का जो पीरियड है दैट कॉल ज्वाइनिंग टाइम, वो कार्यग्रहण काल कहलाता है। खास बात नहीं है। नियम नंबर 3 पे आते हैं। जो नियम खास होगा वो मैं बता दूंगा जिससे क्वेश्चन आना है। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 क्या कहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि इसको ऐसे समझे कि आपका घर यहाँ पे है, ऐसे देसी भाषा में समझाते हैं, और आप गए अपने मामा के घर, पूरी जिम्मेदारी मामा की है। इसको ऐसे समझे, पूरी जिम्मेदारी किसकी है, मामा की। इससे आपकी ये रूल समझ में आ जाएगा। आप यहां से गए थे, बस में चढ़े, मामा के घर के लिए निकले और मामा के घर नहीं पहुंचे, आपके पापा इधर से फोन करेंगे, बोले बच्चा कहाँ पे है, बोले हमें क्या पता नहीं पहुंचा, बोले यहां से तो घर के लिए ही, आपके घर के लिए निकले थे, हमें नहीं पता, ननिहाल के लिए निकले थे। तो यार ये सोचेंगे यार अजीब बल्ला है, ये घर नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा, तो आप ढूंढो इसको कहाँ पे रह गया रास्ते में, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ से तो निकल गया। बोले ठीक है। अब रिवर्स लेते हैं, मामा के घर से बच्चा आ रहा वापस अपने घर पे और पहुंचा नहीं, तो पापा वापस मामा को फोन करेंगे कि बच्चा अभी तक पहुंचा नहीं। मामा बोलेंगे हमारे यहाँ से तो निकल गया, बोले हमें नहीं पता, बच्चा घर नहीं पहुंचा, ढूंढ के लाओ उसको। इसका मतलब पूरी जिम्मेदारी मामा को दे दी, मामा को दे दी। इसका मतलब अब समझते हैं, यह आपका विभाग है, वन विभाग, और यहां से आप गए नगर निगम में, नगर निगम नहीं लेते हैं, ये आपका वन विभाग है, और यहां से आप मान लेते हैं कि वन विभाग के किसी एक हेडक्वार्टर से गए किसी सीकर हेडक्वार्टर पर, यहां पे आपका ट्रांसफर किया उदयपुर से, उदयपुर नॉर्थ से सीकर आपका वाइल्ड लाइफ में ट्रांसफर किया गया। या ऐसा समझ लेते हैं कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट की बजाय वन विभाग से गया सीकर नगर निगम, नगर पालिका में, नगर परिषद में, नगर परिषद में गया, ट्रांसफर हुआ इसका वन विभाग से यहां पे। अगर वन विभाग से वन विभाग होता तो ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी थी पूरी। अपने पुराने घर से अपने नए वाले घर पे कोई बच्चा जा रहा तो उसी घर वालों की जिम्मेदारी रहेगी, पर ननिहाल जा रहा मतलब विभाग बदल रहा है, तो इस विभाग से यहां अगर कोई कर्मचारी आया तो सारी की सारी जिम्मेदारी बताओ किसकी होगी, कार्यग्रहण देने की इसकी होगी।
इस वाले की। इसका मतलब कर्मचारी जब यहाँ से निकला है, कर्मचारी जब यहाँ से निकला है, एक मिनट, कर्मचारी जब यहाँ से निकल के आया है, यहाँ से निकल के यहाँ आया है, तब इसका जो पीरियड है छुट्टियों का वो कौन देगा, ये देगा। नहीं पहुँचा तब तक इसकी छुट्टियों का पीरियड कौन देगा, ये देगा। तो बस यहाँ पे ये लिखा हुआ कि अन्य सरकार या संस्था में जानने वाले या वापस आने वाले कर्मचारियों को कार्यग्रहण काल कौन देगा, आप कहना जिसमें जाएगा वही देगा, जाने और आने का। बस ये लाइन आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो लिखते हैं इसको कि एक सेवा से दूसरी सेवा, ऐसे लिखते हैं, सरकार से अन्य संस्था, फ्रॉम गवर्नमेंट टू अदर इंस्टीट्यूशन, एंड व्हाट इज अदर इंस्टीट्यूशन, लाइक एज नगर पालिका, नगर परिषद, लोकल सेल्फ बॉडीज और अदर फॉरेन सर्विस एनी इंस्टीट्यूशन। अन्य संस्था में जानने वाले या फिर आने वाले, मतलब जाके वापस आने वाले, जाने वाले या जाके वापस आने वाले, कर्मचारियों को अवकाश। ठीक है, तो बहुत लंबी चौड़ी रामायण रूल नंबर 3 में लिखी हुई है, पर आपको केवल एक लाइन ध्यान रखनी है, पूरे का क्रक्स आ गया कि जिस विभाग ओब्लिक संस्था में जाएगा उसी की जिम्मेदारी होगी। जिस विभाग या संस्था में जाएगा उसी की जिम्मेदारी होगी बस कार्यग्रहण काल देने की। क्वेश्चन क्या पूछेगा परीक्षा में कि अगर किसी कर्मचारी को एक से दूसरी जगह में भेजा जा रहा है तो बोले सामने वाले की, मामा वाले की जिम्मेदारी होगी। ये 3 हो गए। पहले में क्या बताया, रूल का डेट 309 का अनुच्छेद 17 मार्च, 1 अप्रैल, राज्यपाल, 2 में परिभाषा नहीं याद करनी है, दो परिभाषाएं याद रखते हैं इनको, रूल को क्रम से याद कर लेते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। 1 में क्या था, 1 में सर 2-3 बातें लिखी हुई हैं, ये नियम है 1981 के हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है, ये रूल है अनुच्छेद 309 का सहारा लेते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या है, बोले सब राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर के बाद में है। बोले अगली बात क्या है, बोले अगली बात ये कि टोटल पैर वाली गाड़ी 11 टोटल नियम है। ठीक है, 2 में क्या, 2 परिभाषा, 2 देनी है क्या परिभाषा, आपको नहीं देनी है, कोई काम का नहीं है। 3 ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे कि अवकाश की जिम्मेदारी किसकी है, तो बोले अगले की, 3 और अगला, तो अगले विभाग की जिम्मेदारी है। ये 3 हो गए। अब बात करते हैं 4 की, रूल नंबर 4। नियम नंबर 4, देखो नियम नंबर 4 है वो, और 5 ये 2 है। इनको आपको परीक्षा के लिए नोट शॉर्ट इन्हीं के बनाने, इनसे क्वेश्चन आना है। इसमें कहा गया कार्यग्रहण काल की देयता किसको दिया जाएगा, कार्यग्रहण काल, तो इसमें 4-5 बातें लिखी गई हैं, किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा, बहुत सारी बातें। तो कार्यग्रहण काल की देयता ऐसे लिखते हैं, कार्यग्रहण काल देयता, इसका मतलब टू हुम ज्वाइनिंग टाइम लीव विल बी क्रेडिटेड, किसके खाते में क्रेडिट की जाएंगी कार्यग्रहण काल की देयता। अब पहला ही ऑप्शन एग्जामिनर आपको गलत करवाने के लिए क्या देगा,
जिस कर्मचारी का स्थानांतरण होता है उसको कार्य गणकाल दिया जाएगा। और आपको ये लग रहा है ये सही है, पर गलत है। जिस कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ, सही तो है नहीं। जिस कर्मचारी का स्थानांतरण जनहित में हुआ है उस पर दिया जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, सारे कर्मचारियों को नहीं, जिस स्थायी राज्य कर्मचारी का ट्रांसफर जनहित में एक जगह से दूसरी जगह हुआ है, ठीक है, उसको नए पद पर काम लेने के लिए कुछ पीरियड दिया जाता है, उसको दिया जाएगा। तो सबसे स्टार मार्क वाली बात कौन सी है? जनहित में, जनहित में, जनहित वाले में, पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट, जिनका पब्लिक इंटरेस्ट में होता है जनहित में, एक बात तो कि उनको दिया जाएगा। आगे इसमें और रामायण लिखी हुई है, पर इसकी लाइन ये याद रखने की, जिसका ट्रांसफर जनहित में होता है उसको ये कार्य गणकाल दिया जाएगा। एक बात तो। दूसरी बात, ऐसा है कि साहब कोई कर्मचारी ऐसा है कि जिसका ट्रांसफर स्वयं की प्रार्थना पर, जिसने खुद ने साइन कर लिया, बोले खुद ने एप्लीकेशन दी कि सर मेरा स्थानांतरण होना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि एक स्कूल में मान लो प्रिंसिपल का पद नहीं है और दूसरी स्कूल से किसी एक एडिशनल प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के रूप में वहाँ भेजा जाता है कि साहब 6 महीने काम चला के आओ। ऐसे में ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। मतलब ये है कि 180 दिन, बहुत याद रखिए, 6 महीने नहीं देके 180 दिन देगा आपको। अगर किसी कर्मचारी का आधे एक साल के लिए ट्रांसफ़र होता है, आधे एक साल मतलब आधा साल, 6 महीने, 6 महीने के लिए ट्रांसफ़र होता है देसी भाषा में, उसको ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। दिया किसको जाएगा? जिसका जनहित में राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण होता है। जनहित में राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण। ठीक है सर। एक बात तो हुई है कि जिसका जनहित में स्थानांतरण होता है, राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण, उसको दिया जाएगा। ठीक है सर। किसको नहीं दिया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं दिया जाएगा। अब आप कहोगे थोड़ी देर पहले तो बताया था वर्क चार्ज कर्मचारी, अरे नहीं, वो ये लिखा हुआ था, इन पर लागू नहीं है ये रूल। यहां पे है कि किसको नहीं दिया जाएगा। मैंने खुद ने एप्लीकेशन दी कि सर मेरा ट्रांसफ़र सीकर से अजमेर होना चाहिए, तो क्या मुझे ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा? नहीं। इसका मतलब अगर स्वयं की प्रार्थना पर होता है, नहीं दिया जाएगा। स्वयं की प्रार्थना पर खुद व्यक्ति एप्लीकेशन दे और ट्रांसफ़र करवाए तो उसको ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। एक बात तो यह ध्यान रखनी है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि कोई आधे एक साल के लिए कोई जाता है, मतलब 180 दिन तक के अस्थायी टेम्परेरी स्थानांतरण पर। बहुत ध्यान रखिए आप इसको। कई बार क्या होता है कि एक आईएएस अधिकारी को एक जिले में लगाया, 3 महीने बाद में वहां से उनका ट्रांसफर किसी दूसरे जिले में कर दिया। ऑल इंडिया सर्विसेज का कर्म अधिकारी है, डेप्यूटी एसपी समझ लेते हैं। डीएसपी साहब का ट्रांसफर यहाँ से वहाँ कर दिया, 6 महीने वहाँ नौकरी करी या 5 महीने, और फिर इधर से इधर आ गया, तो क्या उनको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गलत करके आएंगे आप परीक्षा में। ये यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। बस यही छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो बहुत पीछे लेके चली जाएंगी। प्रश्न क्या देगा आपको कि एक राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण 180 दिन से कम समय के लिए एक जगह से दूसरी जगह होता है, बताओ उसे ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? पहला ऑप्शन नहीं होगा, नहीं दिया जाएगा। आप उस पर टिक करके आ जाएंगे और सोचेंगे कि सही हो गया, पर वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 180 दिन के लिए ट्रांसफर हो गया तो दिया ही जाएगा। वो ट्रांसफर की शर्त है कि टेम्परेरी ट्रांसफर होना चाहिए, अस्थायी रूप से भेजा जाना चाहिए। अगर ये हो जाए 180 दिन के स्थानांतरण पर तो दिया जाएगा। स्वयं की प्रार्थना पर तो कभी नहीं दिया जाएगा, पर 180 दिन के स्थानांतरण पर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा। 180 दिन के अस्थायी ट्रांसफर पर नहीं दिया जाएगा। बहुत ध्यान से एचबी पेंसिल लेके जानी है परीक्षा में, और दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, अस्थायी, स्थायी, हाँ नहीं, इन पे गोला करना है।
देखिए आपके 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होंगे इस बार परीक्षा में, एक बार ये बात आप मान के चलिए। बस जहाँ पे ये लिखा हो ना, कोई पर्सन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा नहीं है, तो उस नहीं को बड़ा सा गोला करो और एक बार और देखो, और ऑप्शन भरने से 2 सेकंड तक आपको वेट करना है, 2 सेकंड सोचना है सही है या गलत है, क्या इसमें कुछ और तो नहीं बताया हुआ है, बस। इसके बाद अगली बात करते हैं कि जैसे कोई सरप्लस पद बना दिए गए, तो अगर कोई सरप्लस पद घोषित हो जाए तो भी दिया जाएगा, खास बात तो नहीं है पर लिख लेते हैं। एक बात तो गई ये, दूसरी बात सरप्लस पदों में भी, अब ये समझने की भी आपको एक बार जरूरत नहीं है। सरप्लस पद अगर देखिए सरप्लस पदों के लिए दिया जाएगा, बोले दिया जाएगा, एडिशनल पद आ गए तो सरप्लस पदों के लिए भी दे है, मतलब ऐसा हिसाब, या तो पद कटौती कर दी, मान लो कि पद कटौती बाद में समझाती, सरप्लस पद घोषित हो गए कि ये 20 पद है, 10 कर्मचारियों की जरूरत थी या 5 कर्मचारियों की जरूरत थी, कुछ पद सरप्लस घोषित हो गए, तो उनका अगर ट्रांसफर कहीं कर रहे हैं तो भी दिया जाएगा, ठीक बात है। अगली इंटरेस्टिंग बात है कि एक कोई कर्मचारी है, और ये समझना इंटरेस्टिंग, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 तो इधर हो गए अभी तक, और 2 इधर हो गए, इनको तो नहीं दिया जाएगा। देने वाले कौन कौन है, बोले इसको दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा। अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं, और किसको दिया जाएगा तीसरा। मान लो ऐसा हो जाए कि कोई एक स्कूल में 5 पद है टीचर के, और बच्चे 10 ही हैं, तो बोले यार 4 टीचर क्या करेंगे, एक ही बहुत है, ऐसा एग्जाम्पल है। और ये 4 पद है, उनमें कटौती हो गई और इनको निकाल दिया पद से, नौकरी से, क्या ये संभव है? नहीं, संभव नहीं है। पर हाँ, आपको समझाने के लिए, कोई पदों की कटौती हो गई और उस कटौती के आधार पर उन कर्मचारियों को पद से निकाल दिया गया, उनकी छुट्टी कर दी गई, और वो घर चले गए, नौकरी खत्म हो गई उनकी। अब उन्होंने तैयारी करी, और मान लो कोई पहले परीक्षा दी हुई थी या कुछ भी हुआ था, उनकी ज्वाइनिंग आ गई 15 दिन में नई, तो ऐसे कर्मचारियों को 30 दिन तक का कार्यग्रहण काल दे दिया जाता है। समझे नहीं? मैं टीचर हूँ, स्कूल में पद खत्म हो गए, पदों की कटौती हो गई, मुझे स्कूल से निकाल दिया, बोले आप घर जाओ, छुट्टी आपकी। संभव नहीं है ऐसा, एग्जाम्पल के लिए मैं घर चला गया, पर मेरी पहले की कोई एलडीसी की परीक्षा दी हुई थी, उसका रिजल्ट आ गया 20-25 दिन में ही, और मेरी ज्वाइनिंग हो गई, तो मैं वापस स्कूल वालों के पास जाऊँगा कि सर मेरी तो नई ज्वाइनिंग हो गई। बोले ठीक है, आपकी सर्विस को कंटिन्यू कर देते हैं, हम आपको 30 दिन तक कार्यग्रहण काल दे देते हैं। तो क्या वेतन भी मिलेगा? वेतन नहीं मिलेगा, 30 दिन की छुट्टी आपको मिल जाएगी, कार्यग्रहण काल मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे परीक्षा में क्या पूछेगा? अगर पद कटौती हो गई और व्यक्ति को सेवा से निकाला है, और वो अब वहाँ पढ़ते आप टिक भर देते, बोले निकाला तो कहेगा कार्यग्रहण काल दिया जाएगा, वो दूसरे पद पे जाएगा, दूसरे पद पे ज्वाइन करेगा, उसका जो बीच का पीरियड है, हाँ अगर 6 महीने निकल गए तो कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर 30 डेज तक का टाइम है दूसरी नौकरी ज्वाइन करने तक का, तो आपको कार्यग्रहण काल दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगर एक कर्मचारी को पद कटौती के द्वारा निकाल दिया गया है और वो अपनी योग्यता से दूसरी सेवा में चयन हो गया, तो क्या इसको कार्यग्रहण काल दिया जाएगा? क्या आपका दिमाग तो ये कहता है कि नहीं दिया जाएगा, पर दिया जाएगा। कितने दिन तक? 30 दिन तक। फिर एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा, 30 दिन तक वेतनिक कार्यग्रहण काल दिया जाएगा, मतलब वेतन के साथ कार्यग्रहण काल नहीं, वेतन के साथ नहीं दिया जाएगा, बिना पैसे के अवेतनिक 30 डेज का आपको कार्यग्रहण काल दिया जाएगा। वो ध्यान रखना इसका। तो देखिए अभी तक पॉइंट क्या किया था, ये वाला जनहित में किया तो मिलेगा, सरप्लस पद घोषित हो गए तो मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरी। अब शॉर्ट में लिखवा दूं, पद कटौती, पदों में अगर कटौती हो गई और कर्मचारी को निकाल दिया गया, सेवा से निकाल दिया, ये तो एक चरण हो गया, बोले निकाल दिया, बोले हाँ, वो घर चला गया, अपनी योग्यता से दूसरी नौकरी में चयन हो गया, अपनी योग्यता से दूसरी सर्विस लग गया, तो दूसरी सेवा लग गया, तो उसको 30 दिन तक, हालांकि देखिए 30 दिन कोई कार्यग्रहण काल की अवधि है ही नहीं, मैं टेबल में पढ़ाऊंगा, पर आपको याद करने के लिए भी
ये याद रखना है। 30 दिन तक बिना वेतन अवकाश दे दिया जाएगा, और इस अवकाश का नाम कार्यग्रहण अवकाश हो जाएगा, अवकाश दे दिया जाएगा। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या सरप्लस पदों के लिए कार्यग्रहण काल दिया जाएगा? आप बोले दिया जाएगा। क्या पद कटौती के बाद कार्यग्रहण काल दिया जाएगा? आप बोले दिया जाएगा। अब अगली बात करते हैं कि अगर एक सेवा से दूसरी सेवा में अगर चयन होता है, कोई स्थायी कर्मचारी है तो एक सर्विस में था वो, और उसके बाद उसका दूसरी सर्विस में नंबर आ गया, मैं एलडीसी लगा हुआ था और मेरा जूनियर अकाउंटेंट में नंबर आ गया, और मान लो मैंने 25-30 दिन 1 महीने तक ज्वाइन नहीं किया, तो क्या मुझे कार्यग्रहण काल दिया जाएगा? क्या नहीं, ये जरूर ध्यान रखना है कि एक से चौथी बात इधर ले लेते हैं। देखिए किसको नहीं दिया जाएगा, स्वयं की प्रार्थना वाले को नहीं दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा। तीसरा, स्थायी कर्मचारी है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। स्थायी कर्मचारी है, एक सेवा से दूसरी सेवा में गया है, एक सेवा से एलडीसी से जूनियर अकाउंटेंट बना है। हाँ, अगर एलडीसी के पद खत्म कर देते फिर वो जूनियर अकाउंटेंट अपनी योग्यता से लग जाता तो दिया जाता 30 दिन का। एक कर्मचारी एक सेवा से दूसरी सेवा में गया, तो नहीं, ये नहीं याद रखना, परीक्षा में ध्यान से पढ़ना। भाई सरकार कहेगी यार तुम आज एलडीसी हो, कल जूनियर अकाउंटेंट लग गए, कल तुम आरएस की तैयारी करिए, आरएस बन जाओगे, हम तुम्हें कितना कार्यग्रहण काल दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई रहम नहीं किया जाएगा, आपकी कोई दया नहीं की जाएगी। दया तब की जाती है यार पद खत्म हो गए थे, पदों में कटौती हो गई, बेचारा कर्मचारी क्या करता, आगे तैयारी करी, दूसरी नौकरी लग गया, 30 दिन में ही लग गया, तो फिर हम इसको दे देते हैं। हालांकि राजस्थान में थोड़ा संभव कमी है, इतना जल्दी नौकरी ज्वाइन कर ले कोई, थोड़े से इधर ऐसे मामले चलते हैं। अब मान लो कोई कर्मचारी है जो नया लगा है। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं, चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसे ही सुनना बहुत ध्यान से, अभी आप सारे रिलेक्स हैं तो पूछूं। एक कर्मचारी की नई ज्वाइनिंग है, मेरी आज नौकरी लगी है, पहली नौकरी, और मुझे लेटर मिल गया ज्वाइनिंग का, आज लेटर मिला है मुझे। देखिए ध्यान से, आपको मैं फंसाऊंगा इस बार। आज तारीख है मान लो XYZ, आज 22 जून है, और एक आपको बिलेटेड हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, योगा करना ही चाहिए, केवल स्टेटस पे नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं कि एक वीडियो या फोटो डाल के, योगा वैसे ही कर लेना चाहिए 5 मिनट। 22 जून, अब ये भी अब पर्सन टू पर्सन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप पे मतलब सही बोला आपको। 22 जून को आज की बात है, मुझे आज ज्वाइनिंग लेटर मिला, जूनियर अकाउंटेंट बना मैं, मुझे कहा कि आप 2 दिन में ज्वाइन करो, क्या मुझे कार्यग्रहण काल दिया जाएगा? क्या कुछ कहेंगे यस, कुछ कहेंगे नो। अरे यार 30 साल हो गई तैयारी करते हुए, कार्यग्रहण ही मिला हुआ था, जल्दी से ज्वाइन करो ना, काय का कार्यग्रहण काल। अब नौकरी घर पे बैठे तो काय का कार्यग्रहण काल, तो यहाँ पे कोई कार्यग्रहण काल नहीं है, तो आपको फंसा सकता है एग्जामिनर। नवीन नियुक्ति पर भी कार्यग्रहण काल दे होता है, आप बोलेंगे हाँ दे होता है, अरे नहीं दे होता है। घर पे बैठा काय का कार्यग्रहण काल, कोई सरकारी नौकरी में थोड़ी है, पहली बार ज्वाइन करके आएगा तो कैसा क्या कहलाएगा? नियम 8 का याद कीजिए, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, रटवाया था आपको, दिनांक 20/1/2006 के बाद आने वाला कर्मचारी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कहलाता है, जिसको पद का सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद में न्यूनतम वेतन दिया जाता है, और इस दौरान उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा। याद आ रहा है? अब बात करेंगे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की, यहाँ नहीं दिया जाएगा कुछ भी। अब बात करेंगे जो प्रोबेशनल ट्रेनी है, आपके सिलेक्शन के बाद आप 2 साल तक परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रहेंगे, प्रोबेशनल ट्रेनी रहेंगे। इसको स्पेशल नोट लगाते हैं, इसके लिए स्पेशल नोट लिखिए, स्टार लगा के, स्टार, ये स्पेशल नोट है। नोट ये कहता है कि जो कर्मचारी प्रोबेशन में है, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी है, प्रोबेशन में प्रोबेशनर को
प्रोबेशनर ट्रेनी को, प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी को केवल यात्रा का वास्तविक समय ही देय। मतलब मेरी आज जूनियर अकाउंटेंट में नौकरी लगी नागौर में, और मुझे 1 महीने बाद लेटर मिला कि आपका ट्रांसफ़र किया जाता है सीकर। तो क्या मुझे दूरी जितनी भी है, क्या मुझे कार्य गणकाल मिलेगा? क्या नहीं, कार्य गणकाल तो नहीं मिलेगा आपको। तो नागौर से सीकर आने में जो यात्रा का समय लगता है, नागौर से सीकर आने में जो 4 घंटे लगते हैं, इसका मतलब जो यात्रा में जो समय लगता है, बोले साहब आधे दिन का इसको अवकाश मिल जाना चाहिए, वो कार्य गणकाल नहीं है। तो जो परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी है उनको केवल यात्रा का समय दिया जाएगा, उनको और कोई तैयारी करने के लिए, कुछ और करने के लिए उनको कार्य गणकाल नहीं दिया जाएगा। ये बात हो गया रूल नंबर 4 का। तो 4 का रूल वापस रिपीट करो। 4 में पहले में क्या था? पहले मैं आपको एक डेट बताई कब से लागू हुआ, राज्यपाल का आदेश, संविधान का अनुच्छेद। 2 में परिभाषा याद नहीं करनी है। 3 में बता दिया आपको अवकाश देता। फिर 4 में साहब बताया कि अवकाश कैसे दिया जाएगा, देने के लिए किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। तो देखिए वापस से एक बार, 4 का इंपॉर्टेंट है। कार्य गणकाल की देयता किसको दिया जाएगा? जनहित में अगर राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण होता दिया जाएगा। सरप्लस पदों वालों को भी दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट, फिर इस पे आते हैं। तीसरा पॉइंट, यानी तीसरा पॉइंट कहाँ गया? तीसरा पॉइंट, पद कटौती या निकाल दिया गया, अपनी योग्यता से दूसरी सेवा में चला गया, 30 दिन तक का बिना वेतन का अवकाश कार्य गणकाल के रूप में दे दिया जाएगा। बात यह है मुद्दे की कि किनको नहीं दिया जाएगा, खुद अपना ट्रांसफर करवाते हैं उनको नहीं दिया जाएगा। 180 दिन तक अस्थायी के स्टार, उनको नहीं दिया जाएगा। स्थायी कर्मचारी है, एक सेवा से दूसरी सेवा में चयन होता है, उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है। नई नियुक्ति पर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। प्रोबेशनर्स को नहीं दिया जाएगा, केवल यात्रा का वास्तविक समय दिया जाएगा। अब एक साहब कार्य गणकाल कब से शुरू होगा? तो कार्य गणकाल की अवधि, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आएगा, रूल नंबर 5। चलिए रूल नंबर 5 अपन करते हैं। नियम 5 लिखो, कार्य गणकाल की अवधि। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यार दिया कब से जाएगा, कितना दिया जाएगा ये? मतलब 1 दिन का दिया जाएगा, 5 दिन का दिया जाएगा, कब से शुरू होगा? कई सारी बातें हैं। 2 चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहली बात कि आपका ये शुरू कब से होगा, और दूसरा ये कि साहब आपको कितना दिया जाएगा। ये 2 बातें करनी है। आपको मैंने रूल नंबर 22 बताया था, कुछ याद आ रहा है तो, कि एक जो कर्मचारी उसको वेतन भत्ते कब से मिलेंगे, याद आ रहा है? बताओ। जिस दिन ज्वाइन करेगा, अगर दोपहर के पहले ज्वाइन करता तो उसी दिन से, मध्याह्न के बाद में ज्वाइन करता है तो अगले दिन से। ठीक यही लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें पॉइंट लिखो, कार्य गणकाल अवकाश शुरू कब से होंगे? अवकाश शुरू कब से? अवकाश शुरू कब से होंगे? तो अगर कर्मचारी का स्थानांतरण का आदेश जो है, स्थानांतरण आदेश, यह आसान ही है। मध्याह्न पूर्व, मध्याह्न पूर्व का है, मतलब फोरनून का है, 12 बजे पहले का है। लंच टाइम की बात है, 12 बजे नहीं, लंच टाइम के पहले का है, तो उसी दिन से। दूसरी बात, अगर
मध्याह्न बाद तो अगले दिन से। इसका मतलब अगर मध्याह्न पूर्व है तो उसी दिन से, और अगर मध्याह्न के बाद का तो अगले दिन से। ये तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, पूरे आरएसआर में यही रूल लागू होगा। आपसे कुछ भी पूछा जाए भूल जाइए, कार्य गणकाल पढ़ रहे हैं, ज्वाइनिंग पढ़ रहे हैं, वेतन पढ़ रहे हैं, अवकाश पढ़ रहे हैं, अगर मध्याह्न पहले लिखा हो तो उसी दिन से, और मध्याह्न बाद लिखा हो तो अगले दिन से। इसको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। ठीक, ये बात तो हुई एक की कार्य गणकाल की अवधि कब से, अवकाश शुरू कब से हो जाएंगे। दूसरी बात कि मान लो कोई ऐसा कर्मचारी है जिसका एक ही स्थान पर नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम कहीं भी उसकी सीमा में हुआ है, कार्यालय से 2 किलोमीटर के दायरे में उसका स्थानांतरण हुआ है। मतलब बात यह है कि ऐसा कोई कर्मचारी है जिसका जो सीकर में रहता है या जयपुर रहता है। अगला पॉइंट, तो पहली बात तो नंबर 1, अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, ऐसा कोई कर्मचारी जिसका 2 किलोमीटर के दायरे में हुआ है, 2 किलोमीटर के दायरे में ट्रांसफर हुआ है उसी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम में, वहीं पे 2 किलोमीटर के दायरे में। तो 2 किलोमीटर के दायरे में तो पहली बात उसका ट्रांसफर हुआ है। ठीक है सर। दूसरी बात, उसका आवास नहीं बदला। ठीक। तीसरी बात, उसी नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम या पंचायत में हुआ है, पंचायत के सीमा क्षेत्र में, वहीं पे हुआ है, उसी के सीमा क्षेत्र में हुआ है उस कर्मचारी का ट्रांसफर। तो इस कर्मचारी को जो अवकाश दिया जाएगा वो 1 दिन का दिया जाएगा। अगर मध्याह्न के पूर्व है तो उसी दिन, और मध्याह्न के बाद है तो अगले दिन उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना, आवास नहीं बदला है तो उसको कितनी छुट्टी मिलेगी, 1 दिन की, 1 दिन सीमा क्षेत्र में हुआ तो कार्य ग्रहणकाल 1 दिन। अब 1 दिन में ऐसा है, देखिए थोड़ा सा अगर घुमाए प्रश्न, तो एक कर्मचारी है जिसका ट्रांसफर मध्याह्न पूर्व हो गया तो फिर कर्मचारी को उसी दिन ज्वाइन करना पड़ेगा, वो 1 दिन काउंट कर लिया। और अगर किसी कर्मचारी का ट्रांसफर दोपहर के बाद होता तो अगले दिन जाके ऑफिस में ज्वाइन कर सकता है। ये आप जरूर ध्यान रखना। अगर ऐसा देते कि मध्याह्न पूर्व किसी कर्मचारी का स्थानांतरण 2 किलोमीटर के दायरे में हुआ और आवास नहीं बदला है तो कर्मचारी को कार्य गणकाल दिया जाएगा। कार्य गणकाल की अवधि वो 1 दिन अपने आप काउंट हो जाएगी, क्योंकि मध्याह्न के बाद में उसको जाके ज्वाइन कर लेना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 1 दिन आप याद रख लेंगे, 1 डेज, 1 डे का यहाँ पे दे दिया जाएगा। और अब बात करते हैं कि अगर किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह हुआ है, उसके आवास भी बदल गए, जगह भी बदल गई, घर भी बदल गया, तो फिर उसको कितना कार्य निकाल दिया जाएगा, ये दिया जाएगा साहब किलोमीटर के आधार पर। और क्वेश्चन यहाँ से इस बार परीक्षा में आना है। मैंने उत्तर 12 वाला बताया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के जाना है। अभी उत्तर कर लेते हैं। अब अगली हेडिंग इसी में लगाओ, अगला पॉइंट कि अन्य जगह स्थानांतरण होने पर कर्मचारी को अवकाश निम्नलिखित आधार पर दे होगा।
इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी को अगर ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह हो गया, उसका आवास बदल गया, या फिर मुख्यालय से बाहर अगर किसी कर्मचारी का अवकाश है, तो फिर ऐसे कर्मचारी को जो अवकाश दिया जाएगा वो निम्नलिखित आधार पर दिया जाएगा। और ये निम्नलिखित आधार का मतलब दूरी के आधार पर दिया जाएगा। दूरी ऐसे है कि साहब किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र 1000 किलोमीटर तक हुआ है, 1000 किलोमीटर की दूरी पर। राजस्थान तो ऐसे इतने में निपट जाता है, 800 × 826, इसका मतलब पर ठीक RSR नियम है। 1000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर से कम तक होता है तो कर्मचारी को, इसको ऐसे समझ लेते, देखिए ये टेबल बनाना, इसको परीक्षा में पढ़ के जाना, मैंने कहा यहां से क्वेश्चन आएगा बस इस रामायण से। तो निम्नलिखित आधार पर दिया जाएगा। निम्नलिखित आधार क्या है, यहां पे लिखते हैं दूरी, यहां पे लिखते हैं रेल, यहां पे लिखते हैं बस। बहुत ध्यान से इसको सुनना है बस। दूरी है 1000 किलोमीटर तक। यहां पे ध्यान रखिए, अगर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी है, आवास नहीं बदल रहा है तो ठीक है, पर आवास बदल जाता तो की बात है भाई। किसी का 2 किलोमीटर तक के दायरे में वह आवास नहीं बदला तो उसको 1 ही दिन का मिलेगा। पर उसके बाद अगर 1 किलोमीटर से लेकर 1000 तक जितना भी हुआ है और इसमें अगर आवास बदल गया, मुख्यालय से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया, तो उसके बाद अवकाश कैसे मिलेगा? अवकाश मिलेगा उसको 10 दिन का। अगर 1000 किलोमीटर तक है तो 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, 10 डेज तक। चलो ठीक है, ये है ट्रेन से यात्रा करने पर कई जगह क्या होता है कि ट्रेन मान लो नहीं चल रही है और कर्मचारी को कम से कम 200 किलोमीटर या ज़्यादा की यात्रा बस से करनी पड़ रही है। बहुत ध्यान से सुनना इसको कि भाई उसका ट्रांसफ़र हुआ बांसवाड़ा या प्रतापगढ़। अब एग्जाम्पल है, मान लेते कि वो उदयपुर तक तो चला गया ट्रेन में, पर उदयपुर से बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ जाने के लिए उसको बस का यूज करना पड़ा। व्यवहारिक से बात कर लेते हैं, और वो 200 किलोमीटर तक उसको अनिवार्य रूप से बस से यात्रा करनी पड़ी। अब ऐसा जनरली आपको पता है कि बस से यात्रा करने पर ज़्यादा समय लगता है, तो उसको 2 दिन एक्स्ट्रा, मतलब अगर वो बस से यात्रा करेगा तो 12 दिन का अवकाश उसको मिलेगा। 12 याद रखना है, ये मैंने कहा ना परीक्षा में क्या पूछेगा। अगर किसी कर्मचारी का स्थानांतरण 1000 किलोमीटर तक हुआ है और उसे अनिवार्य रूप से 200 किलोमीटर की बस की यात्रा करनी पड़ती है तो कार्यगण की अवधि देय होगी 12। ठीक, कितनी यात्रा करनी पड़ेगी? कम से कम 200 किलोमीटर की बस से। हाँ, 2-4 किलोमीटर बस से करता तो नहीं, फिर तो यही दिया जाएगा। तो 200 किलोमीटर तक बस से यात्रा करने पर। अब कोई कर्मचारी कहते सर मैं तो पूरी बस से करूंगा। अरे बस से पूरी क्यों करोगे आप? दिया तो ट्रेन का ही जाएगा अगर ट्रेन चल रही है तो। दूसरी बात, अगर किसी कर्मचारी का ट्रांसफर 1000 से ज्यादा और 2000 किलोमीटर तक की दूरी पर होता है, 1000 से लेके 1000 से ज्यादा और 2000 किलोमीटर तक होता है, इसको जो अवकाश दिया जाएगा, रेल से करेगा तो 12 दिन और बस से करना है अनिवार्य तो 15 दिन। समझ में आ रहा है क्या? टेबल ही रट के जानी है आपको। अभी तक 3 टेबल मैंने बताई, तीनों से क्वेश्चन आने। वापस क्वेश्चन क्या बनाएगा, एक कर्मचारी का ट्रांसफर 1300 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है और कर्मचारी को अनिवार्य रूप से बस से भी यात्रा करनी पड़ रही है, अवकाश दिया जाएगा 1300 में, किसके बीच में? बस वाला 15 दिन। अब बात करते हैं किसी कर्मचारी का ट्रांसफर 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर हो गया है। 2000 किलोमीटर से ज़्यादा, तो बोले भाई कितना भी ज़्यादा हो हम तो आपको 15 दिन ही देंगे, चाहे तो आप ट्रेन से जाओ चाहे आप बस से जाओ। क्या समझे? अगर एक कर्मचारी है, अब क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, एक कर्मचारी है उसका स्थानांतरण 9 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है, बस से अनिवार्य यात्रा करनी पड़ रही है, बताओ कितना दिया जाएगा? बोले 9 किलोमीटर आ रहा है, कितना दिया जाएगा? बस से भी यात्रा करनी पड़ रही है 200 किलोमीटर से अधिक की, तो बोले 9 में तो 200 किलोमीटर आ ही नहीं रहा है, यात्रा भले बस से करे नहीं करे, अवकाश कितना दिया जाएगा? बोले ये वाला दिया जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना परीक्षा में, मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें माइन्यूर इनको पढ़ के जानी है। और मैंने तो चीज़ें आपको 50-60 ही बताई जो बहुत काम की, जिनको पढ़ के जाना परीक्षा के लिए। तो ये वाला दिया जाएगा। एक कर्मचारी का ट्रांसफर 1500 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है, बस से यात्रा करेगा
15 दिन। एक कर्मचारी का ट्रांसफर 2300 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है, रेल से यात्रा करनी है, अवकाश बोले 15 15 15, तो 10 12 12 15 15 15 याद रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दूरी का मामला क्या है, दूरी का मामला है कि रेल की दूरी, ये जरूर ध्यान रखना। अब स्पेशल नोट लगाते आगे, तो देखिए वापस आते हैं, ये वाला आपने देख लिया कार्यघन काल 1 दिन का, फिर ये आपने देख लिया कि साहब इस प्रकार का कार्यघन काल दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात, दूरी से क्या आशय, ऐसा पूछ ले आपको कि कार्यघन काल में दूरी से क्या आशय है, तो रेल मार्ग की दूरी, ये जरूर ध्यान रखना है, बस की दूरी नहीं, रेल मार्ग की दूरी, रेल मार्ग दूरी। कोई आजकल बहुत सारे खेतों में तो इसे सड़क को घुमा दिया जाता है, जगह निकली 300 मीटर की, वो खेत के चक्कर लगा के इधर से इधर वो 1.5 किलोमीटर हो रहा है, वो थोड़ी काउंट होगा। ट्रेन की दूरी, रेल मार्ग से वास्तविक दूरी या रेल मार्ग की दूरी, ठीक। मान लेते हैं कि ऐसा हो जाए कि साहब कोई कार्यग्रहण काल के पहले, बहुत ध्यान से समझना इसको, कि साहब कार्यग्रहण काल के पहले अगर कोई सार्वजनिक अवकाश आ गया, मान लो आज है, आज मेरा ट्रांसफर हो गया, आज शुक्रवार, समझना इसको भी क्वेश्चन आएगा, शुक्रवार को मेरा ट्रांसफर हुआ है, असल में आज शुक्रवार नहीं, शुक्रवार को मेरा ट्रांसफर हुआ है, और मुझे मान लो नियम के अनुसार 10 दिन का कार्यघन काल मिलना चाहिए, फिर छुट्टी आ गई शनिवार की और रविवार की, तो क्या 10 + 2 मिलेंगे या मुझे, या फिर इनको शामिल करते हुए 10 मिलेंगे, बताओ। 10 ये अंदर ही शामिल कर लेंगे। बोले आपका कार्यकाल कल से शुरू होता है, इसका मतलब इनको इन 2 छुट्टियों का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब एक कंडीशन और लेते हैं, इसको कार्यकाल काल मिला मान लो सोमवार से या शुक्रवार से मिल गया, ये आ गए, और फिर इसको 10 दिन का मिल रहा था, तो मान लो लास्ट में भी इसके वापस शनिवार आ गया मान लो, बोले ठीक है, अब फिर संडे आ गया अगला दिन, यहां तक इसके 10 दिन पूरे हो गए हैं, तो क्या संडे का लाभ दिया जाएगा क्या, यस। इसका मतलब अगर कार्यग्रहण काल के पहले सार्वजनिक अवकाश आता है तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, पर कार्य ग्रहण के अवकाश समाप्ति के बाद अगर कोई हॉलीडे आता है, सार्वजनिक अवकाश आता है, इसका लाभ इसको दे दिया जाएगा। जरूर जरूर ध्यान रखना, स्पेशल नोट लगा लो। लिखो, अगर कार्यग्रहण काल के पहले सार्वजनिक अवकाश आते हैं तो प्रीफिक्स के रूप में अगर गवर्नमेंट हॉलीडे आते हैं तो ये काउंटिंग में ही आ जाएंगे अंदर ही, कि पहले सार्वजनिक अवकाश आते हैं तो लाभ नहीं दिया जाएगा, इसका कोई लाभ इसको नहीं मिलेगा। पर अब दूसरी बात, अगर कार्यग्रहण की समाप्ति के बाद सार्वजनिक अवकाश आता है तो लाभ दे दिया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है कि अगर कार्यग्रहण काल से पहले सार्वजनिक अवकाश पड़ते हैं तो नहीं, और अगर कार्यग्रहण काल के बाद में पड़ता है तो लाभ दे दिया जाएगा। एक चीज और कि कोई कर्मचारी एपीओ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैं 5 स्टार लगा रहा हूं। 5 स्टार का मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है, इस बार परीक्षा में छपना है, ये क्वेश्चन आना है 5।
एक कर्मचारी एपीओ है, एपीओ ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अभी वो अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर में है, मतलब प्रतीक्षा कर रहा है कि साहब मुझे कब पोस्टिंग मिलेगी, हेडक्वार्टर पे बैठ के इंतजार कर रहा हो, 10 दिन का इंतजार कर रहा है कि सर मुझे पोस्टिंग मिलने वाली है। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि वो कर्मचारी है, एपीओ चल रहा है, उसको पता है कि सर मेरा ट्रांसफर आदेश तो आने ही वाला, तो मतलब तैयारी तो उसने पूरी करी रखी है। इसको क्या पूरी छुट्टियां मिलेंगी क्या, नहीं, इसको केवल 4 दिन का अवकाश दिया जाएगा। ये परीक्षा में पूछेगा। एक पीएल 120 दिन तक एक साथ ले सकता है, ये क्वेश्चन। एक एपीओ कर्मचारी को कितने दिन का कार्यकाल अवकाश दिया जाएगा, ये क्वेश्चन। एक अगर बस से यात्रा करता है तो 12 छुट्टियां, ये क्वेश्चन। एक कर्मचारी 6 महीने तक ट्रेनिंग पर जाता है तो वापस आके कितनी नौकरी करेगी, ये करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन। विदेश सेवा में 4 साल से बाद में प्रतिनियुक्ति कौन बढ़ा सकता है और 1 साल के बाद प्रतिनियुक्ति कौन बढ़ाता है, ये क्वेश्चन। ये आनी ही है, ये ध्यान रख लेना, ये जो बोले मैंने। अब बात करते हैं एपीओ का। अगर किसी कर्मचारी को एपीओ किया हुआ है, आपसे क्या देगा, एक कर्मचारी एपीओ है और उसका स्थानांतरण 1000 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है और उसको बस से यात्रा करनी पड़ती है, ये इतना ही, ये दिखेगा आपको परीक्षा में, एपीओ दिखेगा ही नहीं। और बस से यात्रा 1000 किलोमीटर, 12 उत्तर गलत, 4 उत्तर। इसका मतलब एपीओ कर्मचारी को 4 दिन का कार्य ग्रहण काल देय होगा, चाहे दूरी कितनी भी हो, चाहे दूरी कितनी भी हो। एपीओ कर्मचारी को 4 दिन का ही कार्य घनकाल दिया जाएगा, चाहे दूरी कितनी भी हो, कितनी भी दूरी पर करे, और चाहे वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बस से जाए, ट्रेन से, कोई मतलब नहीं है हमें, क्या है ये वाला। ठीक, मान लो ऐसा है कि कोई कर्मचारी है जो स्टोर का इंचार्ज है, सरकारी कर्मचारी है, और उसके पास स्टोर का 1 से ज्यादा स्टोर का चार्ज है, या ऐसा कोई कर्मचारी है जो इंजीनियर लगा हुआ है और उसके मतलब जेईएन लगा हुआ है मान लो, और जेईएन के पास में कई सारी साइट चल रही हैं और वो साइटों का इंजीनियर काम करवा रहा है, सरकारी कर्मचारी है। 2 बातें, या तो कर्मचारी के पास कोई स्टोर का चार्ज है, 1 से ज्यादा स्टोर का चार्ज, या वो इंजीनियर है, 1 से ज्यादा साइट है उसके पास, 1 से ज्यादा साइट। मतलब ये साहब भाई कोई मेडिकल डिपार्टमेंट में है और दवाइयों वाले स्टोर में वो लगा हुआ है, और 2 स्टोर हैं बड़े बड़े दवाइयों को, उसका चार्ज उसके पास में है, वो ट्रांसफर हो गया इसका। अब ले सर मैं इन फाइलों को तैयार करके अगले को समझा के जाऊं कि इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, इतना नहीं पड़ा हुआ है, ये दवाइयाँ इधर रखी हुई है, इंजेक्शन यहाँ रखे हुए हैं, ये मेडिकल के बिल पेंडिंग पड़े, या आरजीएचएस के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, या फिर ये भामाशा वाले पेंडिंग पड़े हुए हैं, इतने बिल चढ़ाए हुए हैं, कितनी माथा फोड़ी है। तो बोले सर मेरे जो छुट्टी दोगे तो इसी में चला जाएगा ये बताने में, तो मैं मेरी तैयारी कब करूंगा, बच्चों के एडमिशन कब कराऊंगा, रूम कब देखूंगा। बोले आप चिंता मत करो, आपको कार्यग्रहण तो पूरा दिया ही जाएगा, पर आप अपना जो काम छोड़ोगे ना, दूसरे को समझा के जाओगे, तो 7 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 7 दिन। इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई कर्मचारी है वो स्टोर का इंचार्ज है और 1 से ज्यादा स्टोर का चार्ज उसके पास में है, या कोई इंजीनियर है, सरकारी कर्मचारी है, उसके पास 1 से ज्यादा साइट का काम है, तो उसको कितने दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। बोले 7 काम करना, 7 काम कर रहा है तो 7 दिन का अवकाश उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 7 दिन प्लस कार्यग्रहण काल मिलेगा, कार्यग्रहण काल। चलो ठीक है सर। ऐसा ही आपको जीए फंडार में मैं आपको बताऊंगा कोषागार के बारे में, ट्रेजरी के बारे में। तो जैसे जयपुर या जोधपुर का कोई कोषागार अधिकारी है और उसका ट्रांसफर हो गया, अब देख
अगली बात ये की और लिखनी, ये स्पेशल नोट चल रहे हैं, ये स्पेशल नोट लिखा है, स्पेशल नोट, ये स्पेशल नोट लिखा हुआ है, और स्पेशल नोट लिखते हैं। तीसरा स्पेशल नोट, कोई जयपुर या जोधपुर की ट्रेजरी में लगा हुआ है, जयपुर जोधपुर की कोषागार में लगा हुआ है, कोषागार जहाँ पे पैसे रखे होते हैं, ऐसा समझ लो एक बार, कोषागार में। अब कोषागार भी बहुत टफ काम है ना भाई, कितने कितने पेंडिंग पड़े हुए, कितने बिलों के भुगतान पेंडिंग पड़े होते हैं, कितने सैलरी बिल पेंडिंग पड़े होते हैं, आवक जावक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कहेगा सर मैं ये काम निपटाऊं या फिर मेरे बच्चों का ट्यूशन वगैरह जो हटवाना है, नई जगह एडमिशन करवाना वो करूं, चिंता मत करो। आपको 7 दिन आपको भी दिए जाते हैं काम सौंपने के लिए किसी को, तो 7 दिन प्लस कार्यकाल दिया जाएगा। बोले ठीक है। एक कहता है कि सर मैं अजमेर के, या कोई एग्जाम्पल, अजमेर या नागौर के कोषागार में मैं नौकरी कर रहा हूँ सर जयपुर जोधपुर वालों को तो आपने इतना दे दिया, कुछ हमें भी दो क्योंकि काम तो हमारे पास भी है। बोले ठीक है। अगर किसी भी राजस्थान के अन्य कोषागार में आपकी नौकरी है, अन्य कोषागार में, तो बोले आपको प्लस 3 दिन देते हैं और कार्यकाल तो दिया ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कर्मचारी है वो जयपुर जोधपुर के किसी कोषागार में लगा हुआ है 7 दिन, अगर कोई कर्मचारी है जो कि अन्य किसी कोषागार में लगा हुआ है 3 दिन, क्या दिया जाएगा? कार्यकाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं कि कार्यकाल उसको दिया, ये स्पेशल नोट 3 हो गए, याद रख लेंगे। अब अगली बात, ये नियम थोड़ा बड़ा है क्योंकि परीक्षा में से क्वेश्चन आएगा, इसी को पढ़िए जाना है कि अगर कोई कर्मचारी है और मान लो कि वो आज निकला सीकर से ज्वाइन करने के लिए प्रतापगढ़ के लिए, मान लो बस से निकला और पता चला कि भीलवाड़ा में कोई आंदोलन हो रहा आरक्षण को लेकर, सारी ट्रेन वगैरह पटरियाँ उखाड़ दी गई, रोड ब्लॉक हैं, और मान लो कोई यातायात का कोई साधन वहाँ जा ही नहीं रहा, इतना भयंकर उन्होंने ब्लॉकेज लगा दिया, इधर कर्फ्यू लगा दिया, फिर तो बड़ी हालत ख़राब हो गई, इंटरनेट बंद हो गया। तो वो कर्मचारी वहाँ फंस गया, 15 दिन तक लगातार फंसा रहा, जबकि लास्ट छुट्टी उसके कितने दिन की होगी, प्रतापगढ़ जा रहा है 1000 किलोमीटर के दायरे में है, तो उसको 12 दिन का अवकाश था, 15 दिन तक वहीं फंसा हुआ है, फिर 20 दिन भी वहीं फंसा हुआ, 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, फिर 31वें दिन ऑफिस जाके पहुंचा, बोले सर मेरे साथ तो ये हुआ। तो स्टाफ वाले भी कहते बोले हमें भी पता है कि ये हो रहा पूरे राजस्थान में, आपकी गलती नहीं है। अब वो कहेगा सर मेरी तो फिर नौकरी ख़राब हो गई, क्योंकि सरकार भाई डॉक्यूमेंट में तो चढ़ाना ही पड़ेगा। तो बोले नहीं, नौकरी ख़राब नहीं होगी। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ गया मान लो, जा ही नहीं पाएंगे, कोई विपर्जय जैसा तूफान आ गया भयंकर, सब कुछ बंद है, 1 महीने तक बंद है, तो बोले चिंता मत करो, कार्यकाल तो है ही है, 30 दिन तक तो विभागाध्यक्ष HOD और 30 से ज़्यादा प्रशासनिक विभाग अगर चाहे तो आपको एडिशनल अवकाश दे देगा, आपकी नौकरी खराब नहीं होने देंगे। बोले तो आपको एडिशनल अवकाश दे दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या याद रखेंगे, अगर ये अंतिम स्पेशल नोट है, अगर कार्यकाल के समय, अगर कार्यग्रहण के समय कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोविड जैसी स्थिति बन जाए, प्राकृतिक आपदा, कोई महामारी, हड़ताल, कर्फ्यू, बंद, ऐसा कुछ हो जाए तो फिर और अवकाश देने चाहिए इस कर्मचारी को। तो 30 और 30 से ज़्यादा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक कर्मचारी कार्यगण में जा रहा था, आपदा आ गई, 30 दिन तक उसको कार्यकाल स्वीकृत कौन करेगा? बोले जब यहाँ पे अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे विभागाध्यक्ष द्वारा। हड़ताल टूट ही नहीं रही है, 2 महीने होने का है और चाहिए अवकाश, तो 30 से ज़्यादा, अगर कोई ज़्यादा अवकाश चाहिए तो फिर प्रशासनिक विभाग। बोले ठीक है सर। हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है,
हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है जो आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसको निकालने का एक फॉर्मूला है कि कैसे कैसे अवकाश निकाले जाएंगे, पर वो आपको नहीं पढ़ना है। ये हो गया आपका रूल नंबर 5। याद रहेगा कितना दिया जाएगा, ये याद तो करके जाना आपको। देखो यहाँ से तो आपको याद करके जाना है, एक बार और याद कराऊं। पढ़ो इसको, पढ़ो, ध्यान से पढ़ते चलना है कि एक बात हो गया। अवकाश शुरू कब से होंगे? दोपहर पहले तो उसी दिन से, दोपहर बाद तो अगले दिन से। पढ़ दिया? पढ़ो अगला, सारे पढ़ो। वहीं पे हो रहा है, घर भी नहीं बदल रहा है, एक दिन। पढ़ लिया? इसका मतलब है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के दायरे में। पढ़ लिया? आगे पढ़ो। ये कार्यगण काल निम्न अनुसार दिया जाएगा। पढ़ो इस सारणी को। 1000 किलोमीटर, रेल 10, बस 12, 1000 से 2000, रेल 12, बस 15, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा, रेल 15, बस 15। बोले ठीक है। दूरी का मतलब क्या है? रेल मार्ग की दूरी। पढ़ लिया? अगर कार्यगण काल के टाइम में अगर सार्वजनिक अवकाश आ गए तो पहले वाले का लाभ नहीं मिलेगा और बाद वाले का लाभ मिल जाएगा। पढ़ लो इसको। बोले एपीओ है तो कुछ नहीं, 4 ही दिन मिलेगा, रट के चले जाना परीक्षा में, चाहे दूरी कितनी भी हो, वो घुमाएगा आपको। दूरी इतनी है, बस से जा रहा है, कुछ नहीं। बोले एपीओ, बोले हाँ 4, बस। बोले स्पेशल नोट पहला क्या बताया? बोले ये बताया कि वो स्टोर का चार्ज है 1 से ज़्यादा, और या 1 से ज़्यादा साइट का चार्ज है। बोले 7 दिन का कार्यगण काल दे दिया जाएगा। बोले सर ठीक है, 7 दिन का कार्यगण काल दिया जाएगा, 7 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 7 दिन कार्यगण तो अलग दिया ही जाएगा। बोले सर मैं कोषागार में नौकरी करता हूँ, जयपुर में पोस्टिंग है। बोले ठीक है, तुम्हें भी 7 दिन दिए जाते हैं और कार्यगण काल और है। अब आपसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूं, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, देखते हैं कौन सही करता है। एक कर्मचारी, ध्यान से पढ़ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक कर्मचारी जयपुर कोषागार में नौकरी करता है, स्थानांतरण 1200 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है, बस से यात्रा करनी है अनिवार्य, तो कार्यगण काल दे होगा कुल, पहले में लिखता हूँ 10 दिन, दूसरे में लिखता हूँ 12 दिन, तीसरे में लिखता हूँ 19 दिन, चौथे में लिखता हूँ 20 दिन। करो उत्तर। बोले जयपुर में नौकरी करता, बोले हाँ। बोले 7 तो इसको ऐसे मिल जाएंगे। बोले 1200 किलोमीटर की है, इसका मतलब 1000 से ज़्यादा की दूरी है। तो देखो, अगर किसी कर्मचारी की दूरी 1000 से 2000 के बीच में है, 1000 to 2000 है, 1000 से 2000 के बीच में है, तो 1200 किलोमीटर की दूरी है, मतलब इसके बीच में है, और बस से यात्रा करनी पड़ती है, 15 दिन हो गए। और 15 में फिर उसको कितने मिलेंगे? बोले 7 उसको ऐसे मिल गए। कोई सा ही ऑप्शन सही नहीं है, देखो इधर। ऑप्शन सही है क्या? बोले ना, क्यों? 7 तो बोले ये मिल गए और 15 उसको ये मिल रहे हैं, तो इसका उत्तर कोई सा सही नहीं है। आगे समझ में? भाई 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, ट्रेन से करेगा 10 दिन, बस से करेगा 12 दिन। 1000 से ज़्यादा की कर रहा है, बस से करेगा 12 दिन, ट्रेन से 15 दिन, तो 15 तो ये हो गए, 7 उसको ये मिल गए, तो कितने हो गए उत्तर? 15 और 7 कितने होते? 22। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो 22 इसका उत्तर होगा। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। एक सवाल आपको देता हूं, लिखो। एक इंजीनियर है, गलत करोगे देखना। एक इंजीनियर है,
एक इंजीनियर, ऐसे लिखते एक इंजीनियर को, गलत होगा आपका, इंजीनियर को एक इंजीनियर को का स्थानांतरण 150 किलोमीटर के दायरे में हुआ है, 150 किलोमीटर की दूरी पर। सबका गलत होगा ये देखना, दूरी पर हुआ है तथा अनिवार्य रूप से बस से यात्रा करनी पड़ती है। कार्य ग्रहण दिया जाएगा। लिखो ऑप्शन, पहले पढ़ लो आराम से, समय दूंगा मैं। गलत सबका है। ए 4 दिन, बी 12 दिन, सी 19 दिन। बोले मिल गया उत्तर। डी 10 दिन। मिल गया उत्तर सी। हाँ तो गलत मिल गया। क्यों? इंजीनियर है, कोई भगवान थोड़ी ना है। मतलब ज़्यादा साइट का चार्ज थोड़ी है। कहाँ लिखा हुआ है कि एक इंजीनियर के पास एडिशनल साइट का चार्ज है? इंजीनियर ही है तो सामान्य कर्मचारी हो गया। पहली बात तो ये हो गई। तो वो 7 तो घटा दो, काट दो, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बोलो ठीक है। फिर बोलो बस से यात्रा कर रहा है बेचारा, तो 12 तो मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? दूरी 150 किलोमीटर की है, बस से कम 200 करनी है। इसका मतलब केवल इनको कितने दिन का अवकाश मिल जाएगा? 10 दिन का अवकाश मिल जाएगा। गलत हो गया ना? अरे भाई 150 किलोमीटर की यात्रा करेगा, चाहे बस से करे, बस से कम 200 करनी है, तो मतलब 200 किलोमीटर की यात्रा बस से करेगा तो समझो आप। यहाँ तो 150 किलोमीटर की दूरी है, तो 150 में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। बस से करो चाहे किससे करो, हाँ 500 किलोमीटर की दूरी होती और कम से कम 200 बस से करता तो एक्स्ट्रा मिलता, अदरवाइज तो 10 दिन ट्रेन वाला मिल जाएगा छुट्टी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, उनको बहुत ध्यान से इसको करना है। अब बात करते हैं नियम नंबर 6 की। तो ये पढ़ लिया आप लोगों ने, जयपुर जोधपुर वाला। अब आगे आपदा आ गई तो 30 ये और ये हो गया। अब बात करते हैं नियम नंबर 6 की। छः का नियम देखो क्या कहता है कि वो, ये आपको मैंने पीएल पढ़ाई तब बताया था। पीएल में बताया कि अगर कोई कर्मचारी है वो ज्वाइनिंग टाइम को, मान लो कोई कहे सर मेरे पास तो पर्सनल गाड़ी है और मैं तो 400 किलोमीटर एक ही दिन में चला जाऊंगा। बोलो ठीक है चले जाओ। सर मुझे अवकाश, बोले अवकाश तो देखो भाई, बस से आपको यात्रा अनिवार्य रूप से करनी नहीं पड़ रही है और आपका स्थानांतरण 400 किलोमीटर की दूरी पर होता है, आपको 10 दिन का मिलेगा। बोले सर मैं तो एक ही दिन में चला जाऊंगा। चले जाओ, बाकी 9 दिन का क्या करूँ? बोले आपके पीएल खाते में जोड़ देंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पीएल आपको बताया कि मैंने आपको पढ़ाया कि स्पेशल तरह का अवकाश है, तो अगर कोई कर्मचारी इसका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हुआ है और उसने जो कार्य ग्रहण काल का जो अवकाश का उपभोग नहीं किया, सीधा ड्यूटी पे चला गया, तो उसके पीएल खाते में अवकाश जोड़े जाएंगे। तो नियम 6 क्या कहता है? अनुपयोजित, अनयूज्ड, अनुपयोजित अनयूज कार्य ग्रहण काल अवकाशों को पीएल के रूप में दे दिया जाएगा। कॉमन सेंस का पूछूं क्या? एक कर्मचारी है, उसके खाते में अधिकतम कितने अनुपयोजित पीएल जमा किए जा सकते हैं? 10, 12, 15, 18 या 300 तक? अरे भाई अंतिम कार्य गणकाल कितना मिल रहा है? 15 दिन का मिल रहा है और वो उसी दिन पहुंच गया। मान लो फ्लाइट से गया, 1 घंटे में पहुंच गया, तो 15 के 15 जोड़ देंगे, पर 15 से ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे। वो गए एक सर प्राकृतिक आपदा आ गई तो अब 35 जोड़ दो ना,
15 अधिकतम। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अनुपयोजित कार्य गणकाल के अवकाशों को पीएल खाते में जोड़ा जाएगा, कितने अधिकतम, बोले 15। उत्तर ठीक हो गया आपका। अब एक नोट और लगाते हैं, नोट स्पेशल नोट इसी में। मान लो किसी कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ नागौर, कहाँ से, जयपुर से, और वो जा रहा था नागौर के लिए, और जयपुर से नागौर जा रहा था, रास्ते में उसको या जैसे भी उसको आदेश मिला, या नागौर पहुंचने के बाद आदेश मिला, बोले तुम्हारा ट्रांसफर तो हो गया चित्तौड़। तो इसको फिर जो अवकाश दिए जाएंगे वो दोबारा दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे, दिए जाएंगे। लिख लो, अगर एक कर्मचारी का स्थानांतरण, ये स्पेशल नोट है, अगर एक कर्मचारी का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह उसी समय पुनः तीसरी जगह, उसी समय पुनः स्थानांतरण, नांतरण होता है तो अवकाश दूरी के हिसाब से दे दिए जाएंगे, वापस दे दिए जाएंगे, अवकाश दूरी के हिसाब से दे दिए जाएंगे। ये लो साहब, ये स्पेशल नोट हो गया। अब आपको याद करना है 2 मिनट का काम और। एक नियम है, नियम नंबर 7 कि वेतन कितना मिलेगा, एक नियम है 8, एक नियम है 9, आगे क्या आसान नियम है। 2-5 मिनट का काम और है। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की, रूल नंबर 7 की। नियम 7, नियम 7 है कि वेतन कितना मिलेगा, वेतन किस में, कार्य गणकाल में। तो कोई खास बात नहीं है, मैंने आपको बताया कि कार्य गणकाल भी एक अवकाश है, तो अवकाश है इसका मतलब इसको छुट्टी तो मिलनी चाहिए, वेतन तो मिलना ही चाहिए। तो इसमें जो वेतन है वो दे होगा, दिया जाएगा। इसका मतलब कार्य गणकाल के टाइम में क्या दे होगा, वेतन दे होगा, पे दिया जाएगा, पर उसको ट्रेवलिंग अलाउंस टीए नहीं मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस अवकाश मिलेगा, तो उसको ट्रेवलिंग अलाउंस टीए नहीं दिया जाएगा, टीए नहीं दिया जाएगा। एक बात तो हो गई है। जैसे मान लो कोई कर्मचारी ये है कि वो साहब, ट्रेवलिंग अलाउंस का मतलब ये है कि जैसे कोई कर्मचारी ऑफिस में काम कर रहा था, उसको जाने के लिए जो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, चूंकि कार्यगण में तो अवकाश पे है वो, इसलिए उसको कोई टीए नहीं मिलेगा। दूसरा, मान लो कोई विकलांग कर्मचारी है जो ऑफिस में आने जाने का, उसको एक्स्ट्रा विकलांग होने के लिए उसको कोई भत्ता मिलता है, अब तो अवकाश पे है भाई, कार्य ग्रहण अवकाश है, तो आप कहोगे सर टीए तो मिलना ही चाहिए, वो ट्रेवल कर रहा है। अरे वो ट्रेवल नहीं है, अवकाश का समय दिया गया, नहीं कि ट्रेवल का, तो उसको टीए नहीं मिलेगा। अगर कोई विकलांग है तो उसको विकलांग भत्ता नहीं मिलेगा, हालांकि यहां तक वो प्रश्न पूछेगा नहीं। अब बात करते हैं नियम नंबर 8 की। तो वेतन दे दिया जाएगा पर उसको टीए ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई कार्य ग्रहण काल में तो खुद छुट्टी पे चल रहा है, वो कार्य ग्रहण अवकाश नाम है इनका, तो अवकाश में काहेगा टीए, वो तो फिर उत्तराखंड घूमने चला गया अवकाश में, तो कहेगा सर उत्तराखंड तक का टीए दो मुझे, नहीं, आप अवकाश पे हैं, ऑफिस काम से नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो कोई टीए नहीं है। ये नियम नंबर हो गया 7। अब बात करते हैं आरएसआर के नियम नंबर, कार्य गणकाल के नियम नंबर 8 की। नियम 8, नियम 8 देखिए, नियम 8 क्या कहता है, जब कार्य गणकाल के पश्चात अनुपस्थित होने पर दंड, वो पहुंचा ही नहीं, 10 दिन की छुट्टी मिल गई और वो पहुंच नहीं रहा, वो तो दंड, यहाँ पे पेनल्टी, दंड, कुछ नहीं। अगर कोई कर्मचारी है जिसको कार्य ग्रहण पे गया और उसके बाद में वापस नहीं आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने दिन नहीं आया उसको विदाउट पेमेंट घोषित कर देंगे, मतलब असाधारण अवकाश मिल जाएंगे। तो अगर कोई कर्मचारी कार्य ग्रहण के बाद ऑफिस में नहीं पहुंचता है, कार्य ग्रहण काल के बाद कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है, तो अब्सेंट, उसको अब्सेंट घोषित कर देंगे, एक बात। तो दूसरी बात,
असाधारण अवकाश, पीछे पड़ा है ना असाधारण अवकाश, मतलब विदाउट पेमेंट लीव, असाधारण अवकाश स्वीकृत होंगे, फिर अवकाश दे दिए जाएंगे। और असाधारण अवकाश तो आप कभी भी ले सकते, वेतन नहीं मिलेगा काम नहीं करेंगे। तो ये नियम नंबर 8 हो गया। अब बात करते हैं नियम नंबर 9 की। 9 में एक नियमों में शिथिलन कि मान लो ये आरएसआर के जो रूल हैं या फिर कार्य ग्रहण के रूल हैं, इनमें अगर कोई छूट देनी है तो वो वित्त विभाग देगा। तो लिखो नियमों में शिथिलन, नियम नंबर 9 शिथिलन, रिलैक्सेशन देना है नियमों में। शिथिलन, नियमों में शिथिलन कौन सा विभाग देगा? बोले वित्त विभाग। क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगर कार्य ग्रहण काल के नियमों में शिथिलन देना है तो कौन सा विभाग देगा? बोले वित्त विभाग देगा। अगली बात, अगर इन नियमों को लेकर कोई विवाद है कि इनका इंटरप्रिटेशन को लेकर, व्याख्या को लेकर कोई विवाद है तो कौन सा विभाग सुलझाएगा? बोले वित्त विभाग। ये नियम 10 में है। तो नियम 10 क्या कहता है? एम्बिग्यूटी इन रूल्स को लेकर, यहाँ पे रिलैक्सेशन कौन सा डिपार्टमेंट देगा? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस देगा। एम्बिग्यूटी है कौन क्लियर करेगा? फाइनेंस। नियमों में भ्रांति हो या विवाद हो, कोई डिस्प्यूट हो या अस्पष्टता हो, एम्बिग्यूटी हो, तो कौन क्लियर करेगा? वित्त विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्त विभाग। तो साहब ये आरएसआर का नियम समझ में नहीं आ रहा है, एक कर्मचारी है वो यहाँ से यहाँ पहुंचा और यहाँ से यहाँ उसको भेज दिया, अब वो ज़्यादा की डिमांड कर रहा है, कम की डिमांड कर रहा है, बोले कौन सा विभाग के पास मामला जाएगा? वित्त विभाग पास। अंतिम नियम है नियमितीकरण। ये सारे रूल है, नियमितीकरण किससे होंगे? ज्वाइनिंग टाइम 1981 से नियमितीकरण होंगे, जो पढ़ा है। अंतिम 11वां नियम 11, नियमितीकरण, रेगुलेशन। रेगुलेशन नियमितीकरण का मतलब रेगुलेशन, इसको पढ़ना नहीं है परीक्षा के लिए। इसका मतलब ये है कि जो ज्वाइनिंग टाइम के रूल हैं, जो नियमितीकरण के जो रूल है वो किससे रेगुलेट होंगे? बोले रेगुलेट होंगे 11 से। अब अपन करते हैं रिवीजन। अपना टॉपिक अपन ने क्या शुरू किया? कार्य ग्रहण काल नियम 1981 जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। सबसे पहला कि ये नियम क्यों लागू किए गए, फिर कब लागू किए गए और कैसे लागू होंगे। क्यों लागू किए गए? अगर कर्मचारी का स्थानांतरण लोक हित में हो, एक जगह से दूसरी जगह पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर हो, तो उसको कुछ छुट्टियां दी जाएंगी, कुछ अवकाश दिए जाएंगे। बोले ठीक है। कब लागू हुए? बोले कब का मतलब है साहब, ये जो रूल है ये 17 मार्च को बने और 1 अप्रैल को लागू हो गए। क्वेश्चन आएगा कार्य ग्रहण काल नियम कब दिए जाएंगे? तो आप कहना सर कब दिए जाएंगे? बोले क्यों दिए जाएंगे? बोले सर कर्मचारी का ट्रांसफर अगर जनहित में एक जगह से दूसरी जगह हो तो। अगली बात है साहब कार्य ग्रहण काल नियम है ये कब 17 पे खतरा होता है, उस टाइम बने और 1 अप्रैल को लागू हो गए। अगली बात, कुल नियम कितने हैं? बोले सर नियम 11 हैं, 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं कार्य ग्रहण काल में। ठीक। इसके बाद अगली बात कि इनका इंट्रोडक्शन है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट वही कहता है जो अपने पढ़ लिया कि ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 का सहारा लेते हुए ये बनाए गए हैं। साइन किसने किए? राज्यपाल ने किए। कब किए? 1 अप्रैल को किए। रूल बने कब? 17 मार्च को। बोले ठीक है। फिर बात करते हैं किस पर लागू नहीं है? ये वर्क चार्ज कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे, अनुबंध वालों पर लागू नहीं होंगे और जो पूर्णकालिक नहीं है उन पर लागू नहीं होंगे। इसके बाद अगली बात ये है कि परिभाषाएं दी गई हैं जो याद नहीं करनी है। 2 में 2 क्या 2 परिभाषा 2। बोले ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कर्मचारी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो कार्य निकाल दिया जाएगा, कार्य निकाल अवकाश इसको दे होगा। ठीक है। अगली बात ये है कि सरकार से अन्य संस्थाओं में अगर कोई आता है या जाता है तो जिम्मेदारी मामा के घर की होगी, अगले की जिम्मेदारी होगी। 3 में लिखा हुआ है। 4 में है कार्य ग्रहण काल किसको दिया जाएगा? तो जिसका जनहित में ट्रांसफर होता है उसको दिया जाएगा। सरप्लस पदों के लिए भी दिया जाएगा।
किसको नहीं दिया जाएगा ये याद रखना। साथ ही साथ में अगर पद की कटौती हो गई तो कटौती के कारण अगर कर्मचारी दूसरे पद पर योग्यता से लगता तो भी दे दिया जाएगा। अगली बात, किसको नहीं दिया जाएगा? स्वयं की प्रार्थना वालों को, 180 दिन के लिए अस्थायी वालों को, और अगर स्थायी कर्मचारी एक सेवा से दूसरी सेवा में जाता तो नहीं दिया जाएगा। स्पेशल नोट ये लिख दिया, प्रोबेशन परीक्षार्थी को केवल 1 दिन का वास्तविक समय का अवकाश दे दिया जाएगा। पद कटौती वाले को निकाल दिया गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कार्य अवधि, अवधि कितनी है? बोले कब से शुरू होंगे? बोले ये हो गया। 2 किलोमीटर के दायरे में, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आपके। एपीओ वाला जरूर ध्यान रखना है। स्टोर चार्ज है, इंजीनियर है, ये समझ में आ गया, ये बता दिया आपको क्वेश्चन की फॉर्म में। आपदा आ गई तो 30 दिन तक विभाग का देख सकते, बाकी प्रशासनिक विभाग 6 पीएल में जोड़ देंगे, 7 वेतन, 8 दंड, 9 नियमों में शिथिलन, 10 विवाद, 11 विनियमितीकरण। याद करो, ग्यारह से याद करवाएं। बताओ 11 में क्या है? कुछ नहीं सर, सीधा सीधा रास्ता है 11 का, लागू करना है, नियमितीकरण की बात है। बोलो 10 बहाने, 10 बहानों से क्या होता है? विवाद होता है। 10 बहाने करेंगे तो विवाद खड़ा हो जाएगा। बोले 9 में क्या होता है? बोले सर 9 छूट 2 में, तो 9 दे दी छूट, शिथिलन दे दिया, रिलैक्सेशन दे दिया। बोले ये क्या है? 8 है। और दंड कैसे लिखते हैं? बोले ऐसे लिखते हैं दंड, तो 8 में दंड हो गया। बोले सर 7 है। बोले 7 में सर वेतन 2 में, 7 में वेतन 2, तो 7 में वेतन की बात होगी। बोले 6, बोले 6 सर हमारे 6 पीएल 6, तो पीएल 6 हमारे खाते में पीएल। बोले 5 साल अवधि। तो सर 4, बोले 4 में सर देता है, किसको देंगे किसको नहीं देंगे? बोले 3 में मामा का घर है, जिम्मेदारी। बोले सर 2, बोले 2 तो सर 2 क्या, 2 परिभाषा, 2 में परिभाषा, 1 में डेट आ गई। बोले सर डेट आ गई, ये डेट है अप्रैल की और मार्च की। वापस याद करो, मिलान करवाने प्रश्न देगा। 11 में नियमितीकरण। बोले सर 10 बहाने में विवाद होता है, 9 हम नहीं मानेंगे, शिथिलन दे दो हमें। दंड में 8 में दंड आ गया, इस प्रकार दंड, ये इधर लिख दिया दंड 8। 7 में क्या चाहिए? पैसे चाहिए 6 पीएल खाते में, पीएल 6 पीएल 6, 5 ऐसे करेंगे, 5 1 करेंगे, 1 5 अवधि, 4 किसको देंगे? 3 मामा का घर, 2 परिभाषा, 1 में डेट। मेरे हिसाब से इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जाए तो ओबीसी बात है कि वो फिर किससे नहीं होना है। वो पूरा आरएसआर का ये जो ज्वाइनिंग टाइम ने पूरा कर लिया, इसके साथ ही आपका आरएसआर पूरा हो गया है। परिभाषा वाला जो टॉपिक है, वैसे तो उसके नोट्स आज आपको मिल जाएंगे कंप्लीट के हाथ से लिखे हुए बढ़िया नोट्स, और साथ में अंतिम समय में जो रिवीजन वाली क्लास होगी जीए फंड के साथ की परिभाषाओं में, उसमें अपनी परिभाषाएं और देख लेंगे। इंपॉर्टेंट लगा केवल 4-5 परिभाषाएं, मैंने मेरा पूरा एफर्ट लगा दिया इसको आपको करवाने में, बताने में। इसको लंबी क्लास इसलिए लेनी थी कि वैसे ऐप में लंबी क्लास देखी नहीं जाती है, पर इसलिए लेनी थी कि इसका एक फ्लो टूट जाएगा वरना, इसलिए इसको साथ लंबा लेना जरूरी था। कल से जेएफएनआर की क्लास शुरू हो जाएगी आपकी ऐप पे, आपको 7 दिन या 6 दिन में, आपको जब सब कुछ सही रहा तो ये कंडीशन है, मैं आपको जेएफएनआर पूरा करवा दूंगा। ऑडिट कंप्लीट हो ही गया, आरएसआर पूरा हो ही गया, जेएफएनआर अगले वीक तक आप फ्री हो जाएंगे, अकाउंट्स अगले वीक तक पूरा हो जाएगा, अकाउंट्स आधा लगभग हो गया,
बचा BO और इकोनॉमिक्स की क्लास आज से शुरू हो जाएंगी, अंतिम BO आपका और बच जाएगा। तो आप अभी जून चल रहा है, जून में आप ये 3-4 सब्जेक्ट पूरे कर लेंगे, 10-12 जुलाई तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर करते हैं रिवीजन अच्छे से और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज अपन लगा लेते हैं। चलिए मिलते हैं पर नेक्स्ट क्लास में।